कोशिका किससे बनती है? तो हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। फिलहाल हमने जो पढ़ा वो कोशिका कैसे संगठित होती है। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो इसमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। जैसे पहला है प्लेज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। ये 3 चीज़ हमें दिखाई देती है। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण के लिए पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है अथवा बाहर जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसके लिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को और क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। अब कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, चलो हम सीखते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं, जो कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। विसरण की प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार से प्रक्रिया कोशिका में होती है। जैसे कि कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक होता है, वह कोशिका में एकत्रित हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। CO2 की सांद्रता क्या होगी? बढ़ गई। तो कोशिका में बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। यानी बाहर की CO2 की सांद्रता ज़्यादा और अंदर की CO2 की सांद्रता कम। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान में विसरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विसरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है हमको, कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। ज़्यादा सांद्रता बाहर थी ऑक्सीजन की और कम सांद्रता कोशिका के अंदर थी, तो बाहर से ऑक्सीजन कहाँ पे आया? अंदर आया। इस प्रकार जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। प्लेज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? तो देखो 3 घटनाओं में से एक घटना संभव है। पहली घटना क्या होगी? यदि कोशिका को तनु यानी मंद विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा में कम और जल की मात्रा ज़्यादा है, यानी शक्कर अथवा नमक की मात्रा जिसमें कम है और जल की मात्रा जिसमें ज़्यादा है, उसमें रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। जल कौन सी विधि द्वारा जाएगा कोशिका के अंदर? परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर जल चला जाएगा। ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? अल्प परासरण दाबी विलयन। बच्चों ध्यान रखना। क्लियर? जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया और इससे क्या होगा? कोशिका फूलने लगेगी। अगला नंबर 2 देखते हैं। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो, यानी दोनों बैलेंस है, तो क्या होगा? तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। यानी कि जल कोशिका की झिल्ली के दोनों ओर आता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही मात्रा क्या होती है? बाहर आती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति हुई नहीं, इसीलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आता है तीसरा, नंबर 3 बच्चों देखेंगे। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है,
बाहर अधिक सांद्रता है, अंदर सांद्रता कम है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आएगा। ऐसे विलयन को अति परासरणदाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका की झिल्ली दोनों ओर आ जा सकती है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा। परिणाम स्वरूप कोशिका क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। यानी कि परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा क्या होती है? गति होती है। एक कोशिकीय अलवणीय जटिल सजीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। काय की बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शक से ही देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं इसको? एंडोसाइटोसिस। और अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा पूरा करता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख जाइएगा, बाकी अगले लेक्चर में हम सीखेंगे।